नमस्कार। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस समय हमारे देश में बहुत ज्यादा गतिविधियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा हलचल चल रही है। कई राज्यों में चुनाव की गतिविधियां जो है वो बढ़ गई हैं, और कई राज्यों में जो कहे कि बहुत सारी जो स्टार्टिंग हो रही है किसकी 2023 के विधानसभा चुनाव की भी, और कहीं ना कहीं 2024 की भी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो 28 मई का जो दिन है वो हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही यादगार दिन होने वाला है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के मंदिर की एक नई सौगात हमें मिलने वाली है। और इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं इंदौर से बीजेपी के नेता प्रदीप माहौर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सिमरन जी। वैसे तो मैं इंदौर से नमस्कार। हूँ और 13-14 साल इंदौर में हो गए, लेकिन मैं बुंदेलखंड की धरती से आता हूँ। तो उसी क्या लाल बात। मिट्टी से आप भी आती हैं, तो सुन के आपका चैनल के बारे में जो सूचना मिली, बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ में जो भी आपके प्रश्न हैं इस विषय को लेके उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले जय राम राजा सरकार। जय राम जी की। तो मैं ये बोलना चाह रही थी और पूछना भी चाह रही थी कि 28 मई का जो दिन है वो हम सभी के लिए बड़ा यादगार होने वाला है, और कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन फिर भी इस 28 मई का विरोध हुआ और लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन कहते हैं ना कि जो ईश्वर की इच्छा होती है वो होकर रहता है, कोई वही जो राम रचि रखा। तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, क्या है कि अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से भारत की सोच में परिवर्तन लाने की बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले पूरे विश्व में अगर हम किसी मूर्ति की बात करते थे, तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मूर्ति कौन सी थी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बोलते थे। जी वहां के बड़े बड़े नेता बिल्कुल। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे फोटो खिंचाते थे। अभी हमने देखा कि भारत के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब से बनी है, तब से पूरे विश्व के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम लेना लोगों ने कम कर दिया है ना। हम्म। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देखेंगे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं, उनकी जो मूर्ति का अनावरण किया गया है ना। अब इसी प्रकार से जब भी हम बात करते हैं, तो हम या तो व्हाइट हाउस की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़ी बिल्डिंग। इंडियंस भी बहुत सारे जाते हैं, तो व्हाइट हाउस के सामने फोटो खिंचाना बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आपसे सोचिए कि वहां पे रहने वाले जो अमेरिकन हैं, वो कितना गौरवान्वित महसूस करते होंगे। चाइना के अंदर जब ग्रेट वॉल की बात होती है, तो लोग बोलते हैं वाह बहुत बढ़िया बिल्डिंग है। लेकिन जब भारत की बात आती है, हम क्या बात करते हैं कि साहब हमारी संसद जो है वो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक मॉन्यूमेंट है। तो भारत में खुद की बनाई हुई संसद ऐसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका जो विजन है, ये विजन अपने आप में आज का नहीं है। ये समझ लीजिए कि ये अगले 100 साल तक जितने भी लोग रहेंगे, उनको गर्व महसूस होगा कि हमारे भारत की संसद जो है विश्व में सबसे अच्छी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ज्यादातर ये नहीं बोला कि व्हाइट हाउस से कंपेयर कर रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है, मान है, वो इससे बढ़ेगा। इसकी वजह से हम अपनी भारत की स्वनिर्मित बिल्डिंग के अंदर जाके हमारा जो पूरा कानून बनता है, हमारा भारत का जो संचालन होता है, वो वहां से होगा। ये हमारे हम सब के लिए गर्व की बात है। एक बात और है कि अगर मैं नए संसद की बात करूं, क्योंकि इसके जो आर्किटेक्ट है वो, अगर मैं कहूं कि विमल पटेल जी, आ, उनके ऊपर भी कई लोगों ने दोषारोपण किया, लेकिन उनको कितनी महारत हासिल है। और दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं एक, जो कहते हैं ना कि हम भारत की बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, ये हमारा अपना बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्या कहना है आप? देखिए, अभी आपने एक शब्द उपयोग किया कि भारत विश्व गुरु है। ठीक है। जब भी आप विश्व गुरु की बात करते हैं, जब भी आप राष्ट्र की बात करते हैं, जब भी आप राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो हमारे भारत में कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं। देखिए, कारण जी क्या है, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा राहुल गांधी जब बाहर गए थे, बहुत जगह पे उनकी मीटिंग सुनी, तो बार बार एक ही बात कर रहे थे, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बिल्कुल। ये सुनने में बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि ठीक है, वह उनकी सोच होगी, उनकी ऐसी सोच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, भारत की 5,000 10,000 साल पुरानी एक सभ्यता है। एक व्यक्ति उस सभ्यता को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो किस चीज को मानने के लिए तैयार है? कि अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत का निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद में
वो हमको सौंप दिया, गांधी परिवार को सौंप दिया, और वो गांधी परिवार जो है उनके हाथ में सत्ता आई और उन्होंने चलाई। तो वो क्या सोचते हैं, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन हमारे लिए इंडिया इज नॉट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब क्या होता है, ये सोच जो है अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है। कैसे परिवर्तन लेके आती है, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या है, जी जब भी आप बोलते हैं कि भारत एक राष्ट्र है, संपूर्ण राष्ट्र है, वहीं पे एक थ्योरी खत्म हो जाती है, स्टेट का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, स्टेट की अपनी एक अलग जो क्या बोलते हैं सरकार बननी चाहिए, एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये चीजें जो है वहां पे धूमिल होने लग जाती हैं। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना जो है ना भारत के अंदर बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे छोटी छोटी पार्टियां जो स्टेट्स लेवल पार्टियां थी, वो कहीं ना कहीं विलय होता चला जा रहा है, उनका खत्म होती चली जा रही है। क्योंकि क्या होगा, लोगों के अंदर जब राष्ट्र की भावना आती है तो वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर अपना निर्णय नहीं लेके आते हैं। जैसे आप एक बात करें दिल्ली की, अब दिल्ली में चुनाव हुए तो वहां पे जी क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया बिजली फ्री दे देंगे हम आपको, है हम आपको जी पानी फ्री दे देंगे, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, फ्री मीन्स की बात करी। अब जब लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कम होगी, है ना, तो वो क्या होगा भाई, हमको जो मिल रहा है ना, जो दे रहा है उसके साथ जाओ। जी जिस व्यक्ति के बिल्कुल। अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होगी, वो क्या सोचेगा, हम्म, इतने रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, इनमें से अगर सरकार देगी तो उन्हीं रिसोर्सेस में से उठा के देगी, कुछ अलग से तो पैदा नहीं कर देगी। हम रिसोर्सेस को पैदा करने की तरफ ध्यान दें, हम रिसोर्सेस को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। तो राष्ट्र प्रेम में और सेल्फिशनेस में, सिर्फ अपने बारे में सोचने में ये फर्क है। अब क्या होता है, जब भी राष्ट्र प्रेम की इस प्रकार की बातें आती हैं, तो ये पार्टियां संकट में आ जाती हैं। और कांग्रेस इसी चीज का फायदा उठाती है, क्योंकि कांग्रेस से जानती है अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी से हम ऐसे तो जीत नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि पूरे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं सबको एक साथ लेके आ जाते हैं, और एक साथ लेके आके कहीं ना कहीं, और हम क्या कोशिश करते हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी से जीतने के लिए कोशिश कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिणाम जो है बेहतर आ सकते हैं। ये सोच उनके दिमाग में बैठ गई है, और उसके लिए अगर वो भारत को एक राष्ट्र मानते हैं तो ये इस थ्योरी को तो वो चला नहीं पाएंगे। तो वो राष्ट्र भारत को मानेंगे नहीं। वो क्या बोलते हैं, भारत तो यूनियन स्टेट्स है, यूनियन। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों को यूनाइट करके तो ठीक है आप बैठे हुए वहां पे, लेकिन क्या है कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके ऊपर अलग अलग लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे होनी चाहिए, जो कि लोकल गवर्नमेंट जो कोई सेंट्रल पार्टी से ना हो, ऐसा सोच जो है वो भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप देख रहे होंगे कि हमारी संसद का जो निर्माण हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें करी गई। अभी क्या है कि निर्माण के शुरुआत से ही जो पूरा पूजन हुआ, जो वहां पे यज्ञ किया गया, उसके बाद में जिस तरह से शंगोल को वहां पे बात हुई शंगोल की। अब आप सोचिए शंगोल क्या है, मैं राजदंड। यही पूछना चाह रही थी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही नए संसद भवन की बात आई, वैसे ही सेंगोल जो है शब्द एक नया उभर कर आया। उसकी स्थापना और उसकी हिस्ट्री क्या है, चोल साम्राज्य से जोड़कर बात की जा रही है। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। देखिए शंगोल को बोलते थे राजदंड, अगर हम हिंदी में बोलेंगे, तमिल में उसको हम्म, शंगोल बोलते। अब राजदंड क्या होता था, अभी आप देखते होंगे जितने भी टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं तो वहां पे मुकुट सबसे ज्यादा दिखाया जाता है, जी जबकि हमारे यहाँ पे मुकुट इतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं थी। राज मुकुट की बात होती है बार बार। देखिए राज मुकुट जो है वो एक यूरोपियन कल्चर का भेंट बोल सकते हैं हम उसको, है जी वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में मिक्स हो गया। कुछ जगह पे था मुकुट, लेकिन मुकुट की इतनी बड़ी प्राथमिकता ना होकर सबसे बड़ी प्राथमिकता होती थी राजदंड की। राजदंड मतलब वो क्या होता था, एक राजा, एक जो एक राज्य कर रहा है व्यक्ति, वो जब अपना शासन छोड़ के किसी दूसरे को सौंपता था, तो वो उस राजदंड को उसको सौंपता था। उस राजदंड का मतलब जो होता था कि आज से आप बिल्कुल पूरी तरीके से अनबाइस्ड, बिना किसी के साथ पक्षपात करके, और आप इस राज्य को आगे बढ़ाओगे, जनता की भलाई करोगे और धर्म का पालन करोगे। जी ये तीन जो चीजें थी उस राजदंड के साथ में की जाती थी। इसको बोल सकते हैं, ये वचन भी बोल सकते हैं इसको, कि ये वचन होता था, जो भी राजा बनता था उसका वचन होता था कि हम ये। अब हुआ क्या, ये राजदंड जो है वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको दिया गया। लेकिन जी हुआ क्या, क्योंकि वो देखिए वेस्टर्न सोच से पले बड़े थे, वेस्टर्न सोच को ग्रहण किया हुआ था उन्होंने, वो भारत को इतना समझते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी ना, भारत एक खोज। अब भारत एक खोज,
यानी आप भारत को खोज रहे हो। उनके हिसाब से भारत को खोजा गया, एक पिछड़ा हुआ देश में किसी कुछ नहीं था, कोई लिटरेचर नहीं था, उसको खोज के निकाला गया कहीं से, और खोज के निकाल के और उसके ऊपर एक बड़े संप्रभुता वाले बड़े लिटरेट एजुकेटेड लोग आके रूल करने लग गए। उन्होंने सिखाया कि आप लोग देखिए ऐसे चलिए, ऐसे खाइए, ऐसे पीजिए, है ना। तो ये सोच उनकी थी, इसीलिए उन्होंने भारत एक खोज लिखी। इस प्रकार की सोच होते हुए ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी राजदंड के महत्व को नहीं समझ पाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले ये क्या है, उनसे पूछा गया बाद में, तो उन्होंने बोला पता नहीं क्या है, ये तो वॉकिंग स्टिक है जो कि हमको गिफ्ट में मिली थी। उस राजदंड को उन्होंने वॉकिंग स्टिक जो है बना दिया, और ये म्यूजियम में जब रखी हुई थी तीन मूर्ति भवन में, तो वहां पे इसके नीचे एक पर्चा रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था सोने की वॉकिंग स्टिक, गोल्डन वॉकिंग स्टिक ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अब आप सोचिए ये राजदंड कितनी एक अपने आप में, जो व्यक्ति इसको लेता है वो इसके साथ में एक संकल्प के साथ में लेता है और उसको ग्रहण करता है, राष्ट्र पे शासन जो है वो चलाने की कोशिश करता है, राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश करता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसका जो पूरा का पूरा नाता जो है सनातन धर्म से है। अब आप देखेंगे जब कई लोग बोलते हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, है ना, तो जब उनसे पूछो कि भाई हिंदू राष्ट्र में आप क्या चाहते हो, तो उनको समझ में नहीं आता है। बोलते हैं नहीं हिंदू राष्ट्र बस होना चाहिए, बस कैसे होना चाहिए नहीं मालूम। यही तो है हिंदू राष्ट्र। आज जब राजदंड वैदिक मंत्रों के साथ में प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी पूर्ण संकल्प के साथ में उसको ग्रहण कर रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने, जैसा आप बोल रही थी, विश्व गुरु बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरीके से शुरुआत है, नई शुरुआत है भारत को की संप्रभुता जो है उसको पूरे विश्व को समझाने की, भारत के विषय में भारत की महानता को पूरे विश्व को बताने की, भारत की एक्चुअल हिस्ट्री को लोगों को बताने की, पूरे भारत को एक राष्ट्र में पिरोने की। तो पहली बार हमको ये पता चला कि सेंगोल का मतलब क्या होता है, एक जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता ही नहीं था। और जैसे कि आपने कहा कि गोल्डन स्टिक, वॉकिंग स्टिक करके एक नाम लिखा हुआ था, लेकिन सही मायने में कहें तो अब जाकर उसको सम्मान मिल रहा है। अब जाकर प्रधानमंत्री वैदिक रीति रिवाज के साथ इसका कह सकते हैं स्थापना भी करेंगे, और हम सभी को वो सौगात मिलेगी। क्या कहेंगे आप चलते चलते? जी बिल्कुल, देखिए क्या है, एक चीज और भी देखने वाली है। अभी बार बार एक बात आ रही है, ये प्रधानमंत्री जी जो हैं यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन करेंगे। वो क्यों करेंगे, हमारी राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनको करना चाहिए, है ना। ऐसा बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो क्या है कि जो लोग ये बोल रहे हैं वो ये सोचें, अपने अंदर अपने हृदय में झांक के देखें वो कम से कम कि वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। क्योंकि वही ये द्रौपदी मुर्मू है जिसके विषय में आप देखेंगे उदित राज ने क्या कहा था, नो कंट्री शुड गेट प्रेसिडेंट लाइक द्रौपदी मुर्मू। और इससे भी आगे बढ़ के आदिर रंजन चौधरी जी ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था, बहुत बुरा शब्द उपयोग किया था, उन्होंने राष्ट्रपत्नी शब्द उपयोग किया था, है ना। कहने में भी थोड़ी सी शर्म आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति ने, भारत के एक नेता ने जो कि किसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ लोगों ने उसको वोट दिया। आप सोचो कितनी घटिया बात कर सकता है हमारे ऐसे भारत के सम्मानित पद के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो जॉय कुमार ने जो तो पूरी की पूरी जितनी थी सीमाएं थी वही लांघी, और वो क्या बोलते हैं, इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। इविल मतलब अशुभ, द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने अशुभ बोल दिया। आज वही लोग देखो आप क्या बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास में विरोध करने का कोई कारण नहीं है। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करना, प्रेसिडेंट से ना कोई लेना देना इनका, क्योंकि जिस प्रेसिडेंट की इतनी खिलाफत करी, इतना अपोज किया, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बनी, तो उनसे तो वो सख्त नफरत करते हैं। और सख्त नफरत करने के बाद भी अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बहाने तलाश रहे हैं कि किस प्रकार से इसका विरोध किया जाए, किस प्रकार से भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जो भारत की ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, उसको लोगों के सामने वो आ ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझने लग जाएं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा आज तक ना कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ है, और हो सकता है भविष्य में हमको आगे देखने को मिले, क्योंकि भारत का जो समय है वो अच्छा आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक यहाँ पे रुके हैं और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करें, और आगे भी भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको ऐसा ही प्रधानमंत्री मिले, ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा सोच है। एक पार्टी में होने की वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूं,
एक जनसाधारण, एक व्यक्ति होने के कारण भी ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि व्यक्ति होने के कारण सबसे पहले जो है ना, हम लोग भारतवासी हैं, और भारत के रहने वाला हर व्यक्ति जो है वो भारत का भला चाहेगा। तो जो भला चाहता है वो ये भी चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जो हैं वो अगले 200 साल तक भारत के ऊपर अपना प्रधानमंत्री का पद जो है वो उनका रहे, और भारत आगे बढ़ता चले, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, राम राजा सरकार से प्रार्थना करते हैं। और ये तो पॉलिटिकल मोड़ाउन ऐसे ही इधर उधर करते रहेंगे, त्योता करते रहेंगे, कुछ नहीं होना जाना, फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। अभी देखिए 2024 के बाद में स्थिति बिल्कुल पलट जाएगी, और एक बार और सरकार बनी तो बहुत सारे लोग जो है हिम्मत हार के भागने लग जाएंगे कि पॉलिटिक्स छोड़ो भाई, घर बैठो। क्योंकि अभी तो क्या है कि अच्छा प्रधानमंत्री मिल गया, अभी कुछ नहीं होना जाना, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसी प्रकार से राहुल गांधी सपने देखते रहेंगे, उनकी माता उनको क्या बोलते हैं सपने दिखाती रहेंगी पूरे जिंदगी, बस कोई चलता रहना, कुछ नहीं होना जाना इनका। जी। तो इतने व्यस्तता के बाद आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वैसे तो हम आपसे और भी बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण अभी हम इस चर्चा को विराम दे रहे हैं। लेकिन मैं आशा करूंगी कि आगे आप समय निकालेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक पे आपसे बात करनी है, और बहुत सारी जो बातें हैं छुपी हुई है, जिसको हम रियल हिस्ट्री कहते हैं, उस पर भी हम जनता को बताएंगे, और साथ ही साथ आपसे वो जानकारियां प्राप्त करेंगे। रेवा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।